हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोलॉजी का टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज आप अभी पढ़ने वाले हैं, इसके पार्ट 5 को। एंड पार्ट 5 में क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू होगा। अभी तक टोटल 60 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। 60 से 80 नंबर क्वेश्चन तक अभी पढ़ेंगे एंड पार्ट 6 में 80 से 100 उसके बाद खत्म, है ना। हाँ, तो पूरे टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अभी फिलहाल आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 61 को पढ़िए और बताइए कैसा रहा। क्वेश्चंस का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इन्वॉल्व इन ड्रग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। किस प्रकार का एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन? एंडोसाइटोसिस, फैसिलिटेटेड, पिनोसाइटोसिस, बोथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सिंपल डिफ्यूजन। व्हाट काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इन्वॉल्व इन ड्रग ट्रांसपोर्ट। ड्रग का जो ट्रांसपोर्ट होता है मेनली किस रूप से होता है? मेनली ज़्यादातर तो देखो होता थोड़ा बहुत फैसिलिटेटेड इधर उधर हो सकता है, लेकिन बेस्ट है आंसर एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और सिंपल डिफ्यूजन, है ना। मेनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? एनर्जी खर्च होती है ना। मेनली यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में 80, लेकिन जब उसमें भी ज़्यादा कॉमन बोलेगा तो पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये जो पैसिव, सिंपल डिफ्यूजन को पैसिव डिफ्यूजन, जिसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली दवा इस रूट से एब्जॉर्ब होता है। मोस्ट कॉमनली दवा का एब्जॉर्प्शन सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। ओके। चलो, तो क्या कह रहा है देखो भाई, क्वेश्चन कह रहा है ड्रग एब्जॉर्प्शन अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, यानी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अक्रॉस में जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है मेनली सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है, जो मोस्ट कॉमन है। नो एनर्जी नीडेड, इसमें कोई एनर्जी की खर्च नहीं होती है। अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होता है, हाई टू लो। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एनर्जी खर्च होती है। क्या होता है? एनर्जी खर्च होती है एंड अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में होता है। कैरियर मीडिएटेड, ऑल थ्रू एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस कैन ऑकर, थोड़ा बहुत ये भी हो सकते हैं। दे आर रेयर मैकेनिज्म ऑफ मोस्ट ड्रग्स, बहुत कम होते हैं। ठीक है। हाँ, अभय जायसवाल कह रहे हैं सर मेरे एडमिट कार्ड में गलत शो कर रहा है, मैंने एचएपी का बैक क्लियर किया था लेकिन अभी एडमिट कार्ड में आया है एचएपी का दिखा रहा है। कॉलेज में जाके कांटेक्ट करिए, सही करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, विच ड्रग इज एन एंटी एंजाइनल एजेंट्स। इसमें से कौन से एंटी एंजाइनल एजेंट हैं? जवाब दो। विनब्लास्टिन, निस्टामिन, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट या फिर केनामाइसिन। तो एंटी एंजाइनल, एंजाइना क्या होता है सर? चेस्ट पेन होता है। चेस्ट पेन को रिलीफ करने वाले ड्रग्स नाइट्रेट ग्रुप के ड्रग होते हैं। नाइट्रेट्स यहाँ पे कहीं कोई दिख रहा है क्या? याद करो, नाइट्रोग्लिसरीन। यस, तो नाइट्रोग्लिसरीन से मिलता जुलता थोड़ा बहुत दिख रहा है नाइट्रेट, तो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट ये आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट आपका रहने वाला है। करेक्ट। हाँ, अब मैं बात करता हूं, देखो एंटी एंजाइनल ड्रग्स में जो एंजाइना को ठीक करने वाले ड्रग्स हैं उसमें कुछ शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स यूज होते हैं, नाइट्रेट क्लास के ड्रग यूज होते हैं, कुछ शॉर्ट एक्टिंग तो कुछ लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में आपके जैसे देखो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट होते हैं, यही आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट क्लास का ड्रग होता है नाइट्रोग्लिसरीन। यही होता है नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, यही होता है नाइट्रोग्लिसरीन, जिसको हम लोग किस रूट से लेते हैं? सबलिंगुअल रूट से। बाकी लॉन्ग एक्टिंग में भी होता है कुछ आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, बहुत सारे होते हैं, लेकिन नाइट्रेट वर्ड से पहचान जाएंगे। बीटा ब्लॉकर्स में प्रोपेनोलॉल, मिटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल होते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में वेरापेमिल, डिल्टिएजाम, एम्लोडिपिन वगैरह होते हैं। पोटेशियम चैनल ओपनर होते हैं निकोर्नाडिल एंड अदर कुछ एंटी एंजाइनल ड्रग्स हैं जो कि आप याद नहीं भी रखेंगे तो काम चल जाएगा। मेन है नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि, और याद रखिएगा इसको किस रूट से लिया जाता है? तो सबलिंगुअल रूट से लिया जाता है। सबलिंगुअल रूट मतलब क्या होता है सर? सबलिंगुअल रूट मतलब है जीभ के नीचे, हाँ, यहाँ पे रखा जाता है और तुरंत से वहीं से दवा एब्जॉर्ब होकर के फास्ट एक्शन शो करती है। कैसे काम करता है? तो डायलेट करता है कोरोनरी आर्टरी को। कैसे काम करता है? तो कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करता है। कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करता है, कोरोनरी आर्टरी को फैलाता है, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाता है। हार्ट मसल्स तक ऑक्सीजन ज़्यादा जाता है, जिससे कि वहाँ पर आपका जो दर्द है वो दर्द नहीं रहेगा। ठीक है। शोभा जी कह रहे हैं सर
एडमिट कार्ड डालने के लिए, निकालने के लिए पासवर्ड क्या डालना होगा? पासवर्ड आपको अगर याद नहीं है, अपना पासवर्ड आपने ही बनाया होगा, अगर याद नहीं है तो फॉरगोट कर लीजिए। फॉरगोट पासवर्ड का ऑप्शन देता है, वो भी समझ में नहीं आ रहा कैसे फॉरगोट करना है, तो जस्ट थोड़ी देर पहले सेंट्रल फार्मेसी के ऊपर एक वीडियो अपलोड हुई है ना, जाके देखिए। सेंट्रल फार्मेसी पर आपका वो वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें बताया गया कि पासवर्ड कैसे फॉरगोट करना है, तो ये चीज़ें आपको मिल जाएगा, वहाँ से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर ट्रीटिंग एंजाइना? इसमें से कौन सा एंजाइना के ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं किया जाता है, बताओ? पैरासीटामोल, एरिथ्राइल ट्राइनाइट्रेट, एसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। तो यहाँ पे देखो जिसमें जिसमें नाइट्रेट है ये सब एंजाइना के ट्रीटमेंट में यूज होता है। पैरासीटामोल का एंजाइना ट्रीटमेंट में यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये एनाल्जेसिक है, दर्द निवारक दवा है। करेक्ट, हाँ, ये दर्द निवारक दवा है, इसलिए पैरासीटामोल को एंजाइना के ट्रीटमेंट में यूज नहीं करते हैं। ओके, हाँ। क्वेश्चन नंबर 64 है, व्हाट काइंड ऑफ एजेंट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज? स्ट्रेप्टोकाइनेज किस प्रकार का एजेंट है? एंटी माइक्रोबियल है, एंटी डिप्रेसेंट्स है, फाइब्रिनोलाइटिक्स है, एंटी मलेरियल है? बताओ भाई, व्हाट काइंड ऑफ एजेंट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज? स्ट्रेप्टोकाइनेज किस प्रकार का एजेंट है? तो काइनेज, अगर ASE स्ट्रेप्टोकाइनेज लिख जाए, फाइब्रिनोलाइटिक, ये क्या करता है? फाइब्रिनोलाइटिक है, यानी थ्रोम्बस जो ब्लड वेसल्स में क्लॉट बन जाते हैं उसको डिसॉल्व करने का काम करता है ना। फाइब्रिनोलाइटिक्स क्लास का ड्रग है, वेरी गुड, ये फाइब्रिनोलाइटिक क्लास का ड्रग है, यानी थ्रोम्बस को क्या करता है? थ्रोम्बस को डिसॉल्व करने का काम करता है, डिसॉल्व करने का काम करता है, थ्रोम्बस को डिसॉल्व करने का काम करता है। कौन? स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज थ्रोम्बस को डिसॉल्व करने का काम करता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है सर? इज फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग, ये फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग है जिसको थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग भी कहते हैं। करेक्ट, ये थ्रोम्बोलाइटिक्स है, यानी जो थ्रोम्बस होते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर जो जम जाता है उसको थ्रोम्बस कहते हैं, क्लॉट, तो इसको डिसॉल्व करता है ना। इसमें से जो फाइब्रिन है उस फाइब्रिन को ब्रेक करने का काम करता है। इट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ब्लड क्लॉट, कन्वर्टिंग प्लाज्मिनोजेन इनटू प्लाज्मिन। ये कैसे काम करता है? तो प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है जो कि फाइब्रिन को डिसॉल्व कर देता है। यूज होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जैसे हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक कब होता है? जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ गए, अचानक से क्लॉट बन गया, तो उस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में यूज होता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, कहीं पे वेन में थ्रोम्बोसिस हो गया है तो वहां पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, हाँ। तो भाई आपको ये सब याद रखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 65 है। 65 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑकर्स इन विच ऑर्गन? किस ऑर्गन में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है? कॉपी कैसे लिखें? कल मैं इसका सेशन ले लूंगा। कॉपी कैसे लिखें? कल इसका स्पेशल सेशन लूंगा। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑकर्स इन विच ऑर्गन? है ना, ब्रेन, किडनी, लीवर, ऑल ऑफ दीज। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑकर्स इन विच ऑर्गन? किस ऑर्गन में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है ना। तो यस, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किस ऑर्गन में होता है? तो लीवर में होता है, लीवर में होता है। प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म, इवन क्वेश्चन ये भी आ जाए, प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म, साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म, यानी ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए जो प्राइमरी साइट है, प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म, तो क्या हो जाएगा आंसर? लीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीवर। करेक्ट, प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है? आंसर लीवर हो जाता है। अच्छा, आप सभी लोग बताना, प्राइमरी साइट फॉर ड्रग एक्सक्रीशन, ड्रग एक्सक्रीशन के लिए जो मुख्य साइट है वो क्या होगा? प्राइमरी साइट फॉर ड्रग एक्सक्रीशन, ड्रग एक्सक्रीशन। करेक्ट, ड्रग एक्सक्रीशन के लिए मुख्य क्या हो जाएगा? किडनी। करेक्ट, हाँ। तो देखो भाई, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, यहां से सवाल आया हुआ है। तो देखो, जब भी हम दवा को ओरली लेते हैं, जब भी दवा को हम ओरली लेते हैं, ओरली लेना मतलब है मुंह में दवा को लेकर के पानी के साथ घोट जाना, तो वो दवा कहाँ जाता है सर? पेट में जाता है, और वहाँ पे डिसइंटीग्रेट होता है। यहाँ से डिसइंटीग्रेट होने के बाद सीधा ब्लड में नहीं जाता है, बल्कि वो हिपैटिक पोर्टल वेन सिस्टम के द्वारा लीवर में जाता है पहले, और लीवर में कुछ मात्रा वहीं पर मेटाबोलाइज हो जाता है, पूरा नहीं होता है, कुछ मात्रा होता है। जैसे अगर जो आप ओरली खाओगे ना दवा, तो अगर 100 mg दवा खाओगे तो आपके ब्लड में कितना जाता है? मैक्स टू मैक्स 60 से 70 mg, है ना। तो जो 20 से 30 mg गायब हुआ, वो क्या हुआ गायब? तो वो क्या हुआ कि एक्चुअली लीवर में जाके मेटाबोलाइज हो जाता है ना। और फिर जो बाट बचा
वो पार्ट आपका क्या होता है, ब्लड में जाता है और एक्शन करता है। जो मेटाबोलाइज हो गया वो कहाँ चला जाता है, किडनी के पास फिल्टर होकर के बिना काम किए शरीर से बाहर निकल जाता है। इस वजह से ओरली जो भी दवा को एडमिनिस्टर की जाती है उसकी बायो अवेबिलिटी कम होती है ना, कम असर होता है। जबकि इंट्रावेनस रूट से जब दवा देते हैं या अदर रूट से देते हैं तो उसमें ये चीज़ नहीं होता है। जब भी दवा आपके जीआईटी में जाएगी यानी पेट में जाएगी तो वहाँ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में होगा। इसके कुछ एडवांटेज भी हैं। अच्छा है ये है कि कोई दवा ज़्यादा आपके रिस्की नहीं होगी, अगर ख़राब चीज़ होगा तो लीवर पहले मेटाबोलाइज कर देगा, है ना। हाँ, तो ड्रग एडमिनिस्टर्ड ओरली, जब हम दवा को ओरली एडमिनिस्टर करते हैं, एब्जॉर्ब थ्रू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जीआईटी ट्रैक के द्वारा वो एब्जॉर्ब होता है, मस्ट पास थ्रू द लीवर बिफोर एंटरिंग सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले वो सबसे पहले लीवर में जाता है। एंड लीवर में जा करके वहाँ क्या करेगा, है ना, लीवर में जाता है और लीवर में वहाँ क्या करता है बताओ, तो लीवर में मेटाबॉलिज्म करता है। ड्रग एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज्ड बाय द लीवर मे हैव लो बायोबिलिटी, इसीलिए इसका बायो अवेबिलिटी, जैव उपलब्धता कम हो जाती है ब्लड में ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और ये होता मेनली कहाँ है, लीवर में। ड्रग मेटाबॉलिज्म का प्राइमरी साइट भी क्या है, लीवर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, 66 नंबर क्वेश्चन है, ब्रोंकोडायलेटर्स आर द ड्रग्स दैट, ब्रोंकोडायलेटर्स कैसे ड्रग्स होते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स कितने बताओ। सर आप जौनपुर में प्रसाद कॉलेज को जानते हैं, देखो कॉलेज को तो मैं नहीं जानता हूँ, जौनपुर जानता हूँ जी, लेकिन कॉलेज को नहीं जानता हूँ। ब्रोंकोडायलेटर्स आर द ड्रग्स दैट इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन, जो म्यूकस के सिक्रीशन को बढ़ा दे, रिलैक्स लंग्स मसल, जो लंग्स के मसल को रिलैक्स कर दे, एंड वाइडन एयरवेज, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया इन लंग्स, रिड्यूस्ड ब्लड प्रेशर। क्या करे बताओ। तो ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होते हैं सर, तो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं जो ब्रोंक्यूल्स के मसल्स को रिलैक्स करने का काम करे, रिलैक्स द लंग्स मसल, है ना, यानी लंग्स के मसल्स को रिलैक्स करे, ब्रोंक्यूल्स को रिलैक्स करे और वाइडन करे उसके एयरवेज को, तो उसको हम लोग ब्रोंकोडायलेटर्स कहते हैं। करेक्ट, हाँ, तो आंसर हो जाएगा बी। चलो अब है देखो ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होता है, तो ब्रोंकोडायलेटर्स आर द मेडिसिन दैट मेक्स ब्रीदिंग इजियर, जो ब्रीदिंग को आसान बनाते हैं, बाय रिलैक्सिंग लंग्स मसल, लंग्स के मसल्स को रिलैक्स करके, वाइडनिंग एयरवेज, एयरवेज को वाइडन करके। ब्रोंकोडायलेटर ऐसी दवाएं हैं जो फेफड़े को, मांसपेशियों को आराम देकर वायु मार्ग को चौड़ा करके सांस लेने में आसान बनाती है। दे आर यूज्ड इन अ कंडीशन वेयर एयरवेज बिकम नैरो एंड इन्फ्लेम्ड, जहाँ पे एयरवे नैरो और इन्फ्लेम हो जाता है। इनका उपयोग उन स्थितियों में किया जाता है जहाँ वायु मार्ग संकरे और सूजे हुए होते हैं। ठीक है। अब देखो ब्रोंकोडायलेटर्स के क्लासिफिकेशन, यहाँ से सवाल आया हुआ है। एक होता है सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स, जिसको हम लोग बीटा 2 एगोनिस्ट कहते हैं। एक होता है शॉर्ट एक्टिंग, इसको शॉर्टकट में कहते हैं साबा, SABA, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। और एक होता है लाबा, LABA, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। तो जो शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है, दोनों में अंतर है। शॉर्ट एक्टिंग है, क्विक एक्शन शो करता है, वो कौन कौन सा है, साल्ब्यूटामोल, टर्बिटलिन। और लॉन्गर एक्टिंग में है साल्मीटेरॉल, फिनोटेरॉल, फॉर्मिटेरॉल, ऐसा कुछ होता है। याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट ड्रग है दो, कौन कौन सा, एक है साल्ब्यूटामोल, दूसरा साल्मीटेरॉल। यहीं से सवाल आते हैं कि कौन सा शॉर्ट एक्टिंग है, कौन सा लॉन्ग एक्टिंग है। कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे बताओ, कौन सा शॉर्ट एक्टिंग है, कौन सा, बताओ भाई, इसको कैसे याद रखोगे। तो याद रखने का तरीका हमने बताया हुआ है कि साल्ब्यूटामोल में ब्यूटा वर्ड आ रहा है, ब्यूटा मतलब बेटा, और साल्मिट्रो में मिट्रो वर्ड आ रहा है, मिट्रो मतलब मित्रों। अच्छा, बेटा अभी आपके सामने है और मित्र भी आपके सामने है, आप ज़्यादा देर तक किससे बातें करोगे, अरे भाई बेटा से क्या बात करोगे, हाँ भाई खाना पीना खा लिया, कोई दिक्कत, सब ठीक ठाक। शॉर्ट एक्टिंग, छोटी देर, कुछ देर के लिए बात करोगे, तो जिसमें भी बेटा शब्द यानी ब्यूटा शब्द, तो शॉर्ट एक्टिंग है। मित्रों से तो भाई हाँ, अरे वो पहली वाली, अरे अरे और जो उसका बाल घुमा के आती थी, अरे वो जो जो लिपस्टिक लगा के आती थी, है ना, अरे अरे उसका क्या हुआ जिसका 3 वो था, मेरा दोस्त, अरे उसका हम समझ रहे हैं ना बाबू, प्यारी समझ गई। तो मित्रों से लंबा बात करोगे, लॉन्ग एक्टिंग, तो साल्मिट्रॉल, है ना, फॉर्मिटेरॉल, मिट्रॉल वर्ड लगा रहता है, ठीक है, टिरॉल, टिरॉल वर्ड लगा रहेगा, देखो ना, फिनोटिरॉल, फिर क्या कहते हैं, पिरुब्यूट्रॉल, इब्यूट्रॉल, टिरॉल, टिरॉल वर्ड लगा रहेगा। यहाँ पे है ब्यूटा, ब्यूटा टर्ब्यूटलिन और सल्ब्यूटामोल दो ही ड्रग है, तो सल्ब्यूटामोल, ब्यूटा वर्ड लगा रहेगा, तो शॉर्ट एक्टिंग होता है। हाँ प्यारी समझ गई हम समझ रहे हैं ना बाबू, सब समझते हैं। चलो जेंथिन डेरिवेटिव्स, जेंथिन डेरिवेटिव्स क्या होता है, थियोफाइलिन,
थियोफाइलिन, ठीक है। हाँ देखो, लड़की लोग के लिए ड्रेसिंग सेंस कितना मैटर करता है। कभी भी ऐसा कोई डिस्कशन होता है ना बॉयज़ में, तो नाम भले भूल जाएगा लड़की, लड़का लोग ना लड़की का नाम भूल जाएगा, लेकिन ई नहीं भूलेगा कि उसका ड्रेसिंग सेंस। अरे वो छोड़िया कौन चीज चलो जो कि जीन्स पहनी कावे रे जैसे तरीका होता है, मतलब छोड़िया मतलब कुछ गलत नहीं है, हमारे तरफ नॉर्मल लैंग्वेज। हमारे मम्मी हमको बोलेगी अरे छोड़ा खाना खाई ली, बहन को बोले छोड़ी खाना खाई ली, हम भी अपने बहन को पूछे गए छोड़ी खाना खाई ली गए, तो मतलब ये नॉर्मल लैंग्वेज है। तो मतलब इसलिए ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करता है। हे हम लोग जैसे अपने गांव घर में मतलब सरकारी स्कूल में जब पढ़ते थे, तो हे वो जो खोपावली छौड़ी छे जाने छा के कहे ओकरो बियाह भए गेलै। खोपावली मतलब समझ तो, जो खोपा लगा गया था, कोई रिबन लगा के दी थी चोटी, हे दू चोटिया छोड़िया के तो बियाह हो गया, आए बियाह है ओकरो बाराती जाए भोज खाए होता है ना, ऐसे याद रखते थे। तो ओवरऑल कहने का मतलब समझ सकते हो। चलो जेंथिन डेरिवेटिव्स। अच्छा जेंथिन डेरिवेटिव्स भी ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, जिसमें थियोफाइलिन है और अमाइनोफाइलिन है, थियोफाइलिन है और अमाइनोफाइलिन है, ठीक है। हाँ एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ये भी याद रखना, ये भी शॉर्ट एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स। थियोफाइलिन भी पूछा जाता है जो कि जेंथिन डेरिवेटिव है। एंटी कोलिनर्जिक्स में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है ना। हाँ तो ये ब्रोंकोडायलेटर्स है। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 67, एग्जाम्पल ऑफ ब्रोंकोडायलेटर इज, ब्रोंकोडायलेटर का एग्जाम्पल साल्मीटेरॉल, साल्मीटेरॉल, कीटो की कहते कीटोटिफेन, की कहते सोडियम क्रोमोगाइलेट, पैरासीटामोल, है ना। चलो एग्जाम्पल ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स, ब्रोंकोडायलेटर्स का एग्जाम्पल अब आप लोग खुद बताओ मैंने बताया शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग होता था, शॉर्ट एक्टिंग तो साल्ब्यूटामोल, लॉन्ग एक्टिंग साल्मीटेरॉल, तो था तो ब्रोंकोडायलेटर ही ना। तो साल्मीटेरॉल, साल्ब्यूटामोल, मिथाइल जेंथिन में थियोफाइलिन वगैरह हो गया, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ये सब ब्रोंकोडायलेटर है। कहाँ यूज होगा, कौन से बीमारी में, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के संबंधित, सांस लेने में दिक्कत हो जाए, जैसे आस्थमा में यूज होगा, दम्मा बीमारी में यूज होगा, सीओपीडी में यूज होगा, करेक्ट। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट, हे कत्तन बार पूछा है, 2-3 बार पूछा है, जवाब दो। साल्ब्यूटामोल, टेर्बिटलिन, साल्मीटेरॉल, अमाइनोफाइलिन। हम नहीं बोलेंगे, आप लोग बताओ लॉन्ग एक्टिंग कौन सा है। एक एक बच्चा मुझे जवाब देना चाहिए, एक एक बच्चा। लॉन्ग एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग बोल रहा है भाई, लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट, यानी इसी को कहते हैं लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, LABA लाबा, है ना, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। तो लंबे समय तक किससे बात करोगे, तो मिट्रो वर्ड लगा हुआ है ना, साल्मिट्रोल, ब्यूटा, साल्ब्यूटामोल, टर्बिटलिन तो होगा नहीं, तो साल्मिट्रोल, साल्मिट्रोल, हाँ साल्मिट्रोल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ लाजवाब, साल्मिट्रोल, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 69 है विच ड्रग इज जेंथिन डेरिवेटिव्स, इसमें से कौन सा जेंथिन डेरिवेटिव है, जेंथिन डेरिवेटिव कौन सा है बताओ भाई। इप्राट्रोपियम, थियोफाइलिन, साल्मिट्रोल, टर्बिटलिन। जेंथिन डेरिवेटिव, जेंथिन डेरिवेटिव कौन सा है, तो जेंथिन डेरिवेटिव में याद रखना थियोफाइलिन, है ना, सब ब्रोंकोडायलेटर से। देखो मैंने बताया था जेंथिन डेरिवेटिव, थियोफाइलिन इंपॉर्टेंट ड्रग है, पूछा हुआ सवाल है, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर थियोफाइलिन। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो है वो शॉर्ट एक्टिंग, ऐसे भी ये ब्रोंकोडायलेटर्स है, शॉर्ट एक्टिंग शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स है, लेकिन ये भी काम करता है, एंटीकोलिनर्जिक्स है। साल्मीटेरॉल आपको पता है यहाँ लॉन्ग एक्टिंग हो जाएगा, ठीक है। माओ इनिबिटर्स आर यूज्ड एज, जो मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम इनिबिटर्स जो होते हैं ये किस तरीके से यूज होते हैं, माओ इनिबिटर्स, एंटीपैरेटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी हिस्टामिन, एंटी इन्फेक्टिव। तो माई गे माई, अरे माओ इनिबिटर्स को याद रखने का तरीका है, मैया गे मैया एकदम चिल्लाते हैं कौन बीमारी में, डिप्रेशन में, है ना। जब डिप्रेशन होता है तो किसको याद करते हो, ये मैया अपने राहत पार हो गए मैया तो माओ बी इनिबिटर्स, तो माओ इनिबिटर्स यूज करते हैं हम लोग एंटी डिप्रेसेंट में। तो माओ इनिबिटर्स, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर्स का उपयोग डिप्रेशन यानी अवसाद के इलाज में किया जाता है। यह ब्रेन में मोनो अमाइन न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन को बढ़ाकर मूड इंप्रूव करता है। अरे डिप्रेशन होगा तो कैसे बोलोगे, ये मैया आपने रहा पार बोगे मैया, तो मैया माने माओ, है ना। हाँ एक लड़का बोला नहीं सर हम GF को बुलाते हैं। भाई आप लोग अमीर आदमी हो ना यार, हमारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है।
एक बोल रहा है हस्बैंड को बुलाएंगे। जिसको जिसको जो बुलाना है बुला लेना, हम तो मैया के बोले वो। डिप्रेशन हो तो केकरा बोले वो, मैया के। अरे माओ ये तो डिप्रेशन होगा तो कैसे कैसे चिल्लाओगे, माओ 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 माओ, यानी माओ इनहिबिटर्स। अब माओ का फुल फॉर्म याद रखना, माओ का फुल फॉर्म पूछा जाता है, माओ इनहिबिटर्स, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। बोला पापा को बुलाएंगे। चलो, इतनी गरीबी। चलो, तो ये देखो माओ इनहिबिटर्स के बारे में सवाल भी आता है, फुल फॉर्म भी लिखने आया है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। ये डिप्रेशन में यूज होते हैं। कैसे? तो मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन और ये आपके जो नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ाता है। और ये पता है ना, अच्छे हार्मोन से जैसे मूड इंप्रूव होता है, थोड़ा मूड फ्रेश होता है। एग्जाम्पल ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग, एंटी मलेरियल ड्रग एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ एंटी मलेरियल, एंटी मलेरियल ड्रग का एग्जाम्पल क्या होगा, है ना? पैरासीटामोल, एस्पिरिन, क्लोरोक्विन, बेंजोडाइजापाइन। तो एंटी मलेरियल ड्रग का क्लासिफिकेशन क्या कौन सा है? तो हमने बताया था मलेरिया का ड्रग पहचानना है तो लास्ट में क्वीन वर्ड लगा रहता है ना? गाना सुने हो, बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं। हम लोग बिल्लो रानी नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे हे मलेरिया रानी कह भी तो अभी जान दे देबो। मलेरिया रानी, अरे मलेरिया रानी, मलेरिया रानी, मलेरिया रानी, मलेरिया रानी। अरे 2-4 दिन के लिए याद रखना है, किसी तरह से याद करा रहे हैं। मलेरिया रानी, मलेरिया क्या थी? रानी है, मलेरिया रानी, ऐसे याद रख लो। तो मलेरिया रानी मतलब क्या होता है? क्वीन, क्वीन वर्ड लगा रहता है, क्वीनोन, क्वीनिन, क्वीनोविन, क्वीन वर्ड लगा ही रहेगा, क्लोरोक्वीन, है ना? देखो एंटी मलेरियल ड्रग इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन में भी आता है तो बहुत डिफिकल्ट, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ। एंटी मलेरियल ड्रग्स में आपका 4 अमाइनो क्यूनोलिन्स में आपके क्लोरोक्वीन, एमोडोक्वीन, पिप्राक्वीन, देखो क्वीन क्वीन वर्ड लगा हुआ है ना? हाँ, फिर आपका देखो क्यूनोलिन मेथेनॉल में मेफ्लोक्वीन, फिर क्वीन आ गया, है ना? फिर 8 अमाइनो क्यूनोलिन्स में प्रीमाक्वीन, टेफनोक्वीन, फिर क्वीन आ गया, है ना? फिर क्वीन आ गया, है ना? फिर क्वीन आ गया। देखो सिंकोना अल्कलॉइड, क्विनिन, क्विनिडीन, देख रहे हो? ऐसे नहीं हम बोल दिए, है ना? मलेरिया रानी कहे तो अभी जान दे दे बहू, अपने लैंग्वेज में। मलेरिया रानी याद रखना। बाइगोनाइट्स में प्रोग्वानिल होता है। हाँ, कुछ कुछ है, जैसे एंटीबायोटिक में डॉक्सीसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन है, लेकिन आज तक देखो यहाँ पे भी एट्रोवा क्योन है, क्योन क्वीन बात बराबर हो गया, मिलता जुलता है। प्राइमेथामिन, तो मैक्सिमम ड्रग में आपको क्वीन क्वीन वर्ड देखने को मिल जाएगा। बाकी कुछ सल्फोनामाइड है, जिस सल्फोनामाइड को तो ऐसे भी पहचान लोगे, सल्फाइड ऑक्सीन वगैरह होता है, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो, है ना? हाँ, चलो, अब है क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है? हाँ, बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर? टन टना टन 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 टारा कर चलती है क्या 9 से 12। अरे भाई हम बोले थे ना, एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे टन टन आ जाएगा, एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करोगे टन टन आ जाएगा, टन 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 टना टन 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 टारा चलती है क्या 9 से 12। अरे भैया टन टना टन 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 टारा, जैसे एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर आए, हम बोले थे ना एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करोगे टन टन आ जाएगा। अब देखो टन 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 टन, लास्ट में टन टन वर्ड लगा रहेगा, लो सार्टन, टेलमी सार्टन, वल सार्टन, कंटेन सार्टन, बहुत सारा होता है, तो लो सार्टन हो जाएगा आंसर, है ना? लो सार्टन। अरे कोलोजी का क्वेश्चन देखना और मुस्कुराना, मारना चमनिया मुस्कान, क्लास कॉलेज में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और सबसे अच्छा पेपर जाएगा आपका, टेंशन नहीं लो, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर? अच्छा, प्रोपेनोलॉल किस क्लास का ड्रग है? प्रोपेनोलॉल सर, तो प्रोपेनोलॉल सर बेटवा सब बकलोल होता है ना? अभी एगो ट्रेंड चला है, अच्छा बेटी लक्ष्मी है तो बेटा क्या है? और हाँ, हम देखे कि बेटा ही बेटा का दुश्मन है, जो खुद बेटा रहा है अपने जमाने में, कभी तो किसी का बेटा रहा होगा, लड़का कोई भी बूढ़ा आदमी से पूछ रहा है अच्छा बेटी घर की लक्ष्मी तो बेटा क्या है, तो कहता कोई बेटा ही है, कोई बेटा हुए तो घर ये रहा है।
तो बेटा हरामी है, तो बेटा ये है, बेटा यू है, बेटा वो है। हम भी बोलते हैं बेटा बकलोल है। हमसे कोई पूछेगा, अगर हमसे पूछेगा, आपसे पूछेगा बेटा क्या है, तो बेटा बकलोल है, तो लोल। बेटी में खुशी का माहौल है। बेटवा सब बकलोल है, तो बीटा ब्लॉकर, बेटी लोग में खुश है ना। आज से ट्रिक बदल देंगे, हमसे बर्दाश्त नहीं होता भाई। जब वही एगो माँ से पूछा गया कि अच्छा बेटी घर की लक्ष्मी है, तो बेटा क्या है, तो बोलती बेटा बेटे सब कुछ है। माँ तब हम समझ गए कि नहीं भाई, बेटा का दुश्मन भी लड़का ही है और कुछ नहीं है। चलो, तो प्रोपेनोलॉल, अगर बीटा ब्लॉकर कैसे पहचानोगे, तो लास्ट में लॉल वर्ड लगा रहेगा, एटिनोलॉल, मिटोप्रोलॉल, ये वो लनफन। जोश में आ जाएगा। अरे जोश में आ जाएगा कैसे, अगर जोसिन वर्ड जैसे प्राजोसिन, डेक्साजोसिन, ट्राजोसिन सब लगा हुआ है, जोश वर्ड लगा हुआ है लास्ट में, जोसिन, तो जोश में आ जाएगा कब, अगर हम उसका अल्फा को ब्लॉक कर देंगे। अल्फा मैंने समान, समझ रहे हो ना, है ना? अल्फा को ब्लॉक कर देंगे। हमारे गांव तरफ ना जो बच्चा सब है ना, अल्फा, हम लोग कोड वर्ड बनाए थे, अल्फा मैंने समान होता है, अगर समान छू देंगे तो क्या होगा, जोश में आ जाएगा, अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर, अरे जैसे जोश में आ जाएगा, जोश में आ जाएगा कैसे, तो जब जोश में कैसे आ जाएगा, समान, समान माने अल्फा, अल्फा, अरे अल्फा कोड वर्ड है, अल्फा को ब्लॉक करेंगे तो प्राजोसिन, ठीक है। हाँ, एसी वाला तो याद होगा, एसी इनहिबिटर्स, एसी बंद करेंगे पड़पड़ा जाएगा, लास्ट में प्रील वर्ड लगा रहता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी भूलोगे क्या? नहीं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैसे भूलेंगे सर? अरे कैल्शियम मैंने कल क्या लगाओगे, पिन लगाओगे, आज पढ़ लो। देखो भाई, सब में हम याद करा दिए हैं पूरा। एंटी हाइपरटेंसिव तो आपको चुटकी में याद रहेगा। एंटी हाइपरटेंसिव में एसी इनहिबिटर्स, अभी बताएं लास्ट में, इन एसी इनहिबिटर्स कैसे याद रहोगे? तो एसी इनहिबिटर्स क्या करता है, तो एसी इनहिबिटर्स एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो लास्ट में प्रिल, कैप्टोप्रिल, एनेनाप्रिल, लिसिनोप्रिल, प्रेडिनोप्रिल, रेमिप्रिल, सब में प्रिल प्रिल लगा हुआ है। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ARBs, तो हमने बोला था जैसे रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे टन आ जाएगा, कंडेंसाटन, लोसाटन, वेल्साटन, टेल्मिसाटन। हाँ, फिर हमने बताया था कि भाई बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर में याद रख लेना, जैसे बीटा सिर्फ बीटा को ब्लॉक करता है तो वो होता है प्रोपेनोलॉल, मिटोप्रोलॉल, एटिनालॉल, ये सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। अब है अल्फा प्लस बीटा, अब कुछ होते हैं जो अल्फा और बीटा दोनों को ब्लॉक करता है, कैसे? काफी बार लेबिटालोल के बारे में पूछा हुआ है, तो ऐसे याद रखना, ले बेटा दोनों को ब्लॉक कर दिया, ले बेटा दोनों को ब्लॉक कर दिया, अल्फा और बीटा दोनों को, ले बेटा दोनों को ब्लॉक कर दिया, अल्फा बीटा दोनों ब्लॉकर है, ले बेटा कारे में ले जाके दोनों को ब्लॉक कर दिया, कहाँ पे, कार में, यानी कार्बिडेलॉल, ऐसे याद रख लेना। अल्फा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर कौन सी होगा, अल्फा मैंने समान, समान जो देंगे क्या, जोश में आ जाएगा, जोश, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, याद रखना है, ठीक है भाई। मिथाइल डोपा, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेग्नेंट महिला है, प्रेग्नेंट महिला है तो मिथाइल डोपा ड्रग ऑफ चॉइस है, DOC यानी ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में सबसे बेटर ड्रग होता है ड्रग ऑफ चॉइस। अच्छा, डायूरेटिक्स क्या होता है, तो जो यूरिनेशन को बढ़ा दे, उसमें हाई पावरफुल डायूरेटिक्स फ्यूरेसेमाइड है, थायाजाइड में हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, ये मीडियम एफिकेसी है। पोटेशियम स्प्राइट, अरे पटाएंगे किसको, जो क्यूट होगी, क्यूट कौन होती है, स्पाइरोलेक्टोन, ठीक है। सौरभ जोशी अल्फा ब्लॉगर है, हाँ ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो, क्वेश्चन एकदम धाए धाए बनेगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, कत्तन ऐसा क्लास पक्का है कि आपके एग्जाम में एगो दूगो क्लासिफिकेशन आएगा, एगो दूगो पक्का आएगा, और यहाँ पे जितना बच्चा है 700-800 सब देखेगा, हमको पता है, सब लिख के आए, सब पक्का टिक करेगा। ऐसे नहीं तो बच्चा माता क्लासिफिकेशन कैसे याद रखेंगे, अरे ऐसे याद रखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन AC इनहिबिटर्स, AC इनहिबिटर्स कौन सा है बताओ। तो AC को जैसे बंद करेंगे, AC इनहिबिटर मतलब AC बंद करना, बंद किए, जैसे रोकें AC बंद किए तो पड़पड़ा जाएगा, पड़पड़ाना यानी प्रील वर्ड लगा रहेगा, याद रखना। तो देखो एटिनोलोल नहीं, फ्यूरेसेमाइड नहीं, एम्लोडिपिन नहीं, एनेलाप्रिल, एनेलाप्रिल, हाँ एनेलाप्रिल इज द प्रो ड्रग, ये भी याद रखना, पूछा गया है कौन सा इसमें से प्रो ड्रग है, तो एनेलाप्रिल एक प्रो ड्रग है, एनेलाप्रिल प्रो ड्रग है। अच्छा, प्रो ड्रग क्या होता है सर, तो प्रो ड्रग एक्चुअली इनएक्टिव ड्रग होता है, इनएक्टिव ड्रग, जब आप खाते हो तो उस समय पे बॉडी में आप इनएक्टिव है, और जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है तब जाके वो एक्टिव में कन्वर्ट होता है। तो एनेलाप्रिल का एक्टिव फॉर्म है एनेलाप्रिलेट, एनेलाप्रिलेट याद कर लो, अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है एनेलाप्रिलेट।
और एक लीवोडोपा, लीवोडोपा भी एक प्रो ड्रग है। लीवोडोपा कन्वर्ट होता है डोपामिन में, डोपामिन में, ठीक है। हाँ, और बताओ एटिनोलोल कैसा ड्रग है? तो बीटा ब्लॉकर है सर, लोल लगा हुआ है। फ्यूरेसेमाइड पावरफुल डायूरेटिक्स है, इसको लूप डायूरेटिक्स कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्लोडिपिन, अरे पिन एगो होता हमसे ओ चूक राजा जी, आय हाय, अरे पिन लगा हुआ है, पिन कब लगाओगे? तो पिन कल, यानी कैल्शियम, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, CCB, सब याद होना चाहिए एकदम। अब वो समय आ गया है कि एकदम मन में घूमना चाहिए सब बात, ठीक है। हाँ, एम्लोडिपिन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ड्रग? बताओ बताओ, एम्लोडिपिन, अरे पिन वर्ड लगा रहेगा, पिन 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 वर्ड लगा रहेगा तो पिन जहीं भी लगा रहे तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, CCB, CCB, मार दो ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कोई बोलता ही रे? नहीं, कोई नहीं बोलता ही। हाउ मेनी स्टेजेज ऑफ देयर आर देयर इन जनरल एनेस्थीसिया? जनरल एनेस्थीसिया के कितने स्टेज होते हैं? जनरल एनेस्थीसिया के कितने स्टेज होते हैं? तो जनरल एनेस्थीसिया के 4 स्टेज होते हैं, 4 स्टेज, 4 स्टेज होता है जनरल एनेस्थीसिया का। देखो, स्टेज 1 होता है एनाल्जेसिया, जिसमें पेशेंट को दर्द रिलैक्स हो जाता है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है और थोड़ा बहुत एमनीशिया होता है, थोड़ा बहुत चीज़ें भूल जाता है। स्टेज 2 होता है एक्साइटमेंट, जब पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं तो 4 स्टेज में पेशेंट जाता है। पहला होता है स्टेज 1, स्टेज जिसको एनाल्जेसिया कहते हैं। स्टेज 2 एक्साइटमेंट, डिलीरियम स्टेज इसको कहते हैं। ये थोड़ा सा क्विक, डॉक्टर चाहते हैं इसको क्विकली पास कर ले क्योंकि ये थोड़ा रिस्की फेज है। यहाँ पे पेशेंट को नोजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकता है, थोड़ा पेशेंट हाइपर एक्टिव होता है, थोड़ा इरेगुलर रेस्पिरेशन हो सकता है, लेकिन डॉक्टर तुरंत से कोशिश करते हैं स्टेज 3 में चले जाए। और स्टेज 3 सर्जिकल एनेस्थीसिया पूछा जाता है। आइडियल स्टेज फॉर सर्जरी, आइडियल स्टेज फॉर सर्जरी, इसी स्टेज में सर्जरी की जाती है। आइडियल स्टेज फॉर सर्जरी यानी जनरल एनेस्थीसिया की इसी स्टेज में सर्जरी की जाती है, जिसमें पेशेंट सो जाता है, स्लिप, नॉर्मल रेस्पिरेशन रहता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट। ऐसा नहीं कि मर जाता है, अनकॉन्शियस होता है, बेहोश हो जाना, ठीक है। हाँ, स्टेज 4 होता है मेडुलरी डिप्रेशन। इसमें डॉक्टर की गलती है, मेडुलरी डिप्रेशन किसी बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, लेकिन नहीं जाना चाहिए। स्टेज 4 बहुत खतरनाक है, पेशेंट जाता ही नहीं है, जाने ही नहीं देना है। स्टेज 3 से ही वापस आया जाता है, क्योंकि स्टेज 4 में चला गया तो वो डिप्रेशन होने से क्या होगा पता है? वेसोमोटर रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो जाता है, जिससे कोमा में जा सकता है पेशेंट, डेथ हो सकता है पेशेंट का। ये स्टेज 4 है। चलो, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 76, 76 नंबर क्वेश्चन है। जनरल एनेस्थीसिया इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ, जनरल एनेस्थीसिया में क्या होता है? सब पूछा हुआ सवाल है, यही सब पूछेगा और कुछ नहीं। बताओ जनरल एनेस्थीसिया में क्या होता है? ओनली पेन रिलीफ, क्या सिर्फ दर्द से छुटकारा मिलता है, या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस विथ एब्सेंस ऑफ पेन सेंसेशन? तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस खत्म है ना, विथ एब्सेंस ऑफ पेन सेंसेशन, यानी पेन भी नहीं फील होता है और कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है। लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होता है? तो लोकल एनेस्थेटिक्स जैसे लिग्नोकेन है, स्पेसिफिक जिस जगह पे एडमिनिस्टर किया जाता है उसी जगह के पेन के सेंसेशन को ब्लॉक करता है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया इज, फर्स्ट स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया का पहला स्टेज कौन सा है? सर्जिकल एनेस्थीसिया, एक्साइटमेंट स्टेज, एनाल्जेसिया, मेडुलरी पैरालिसिस। बताओ भाई आंसर क्या होगा? फर्स्ट स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। तो जनरल एनेस्थीसिया का पहला स्टेज होता है एनाल्जेसिया, 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 ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 78 है, विच स्टेज इज सुटेबल फॉर परफॉर्मिंग सर्जरी? सर्जरी परफॉर्म करने के लिए सुटेबल स्टेज कौन सा है? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4? 1 2 4 3। अच्छा, तो स्टेज 3, यहाँ पे देखो ऑप्शन फंसाने की कोशिश की गई थी कि स्टेज 3 नहीं दे करके यहाँ स्टेज 4 रख दिया था। नहीं, ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है। ऑप्शन नंबर डी स्टेज 3 ऑप्शन है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड बिलोंग्स टू, नाइट्रस ऑक्साइड किस क्लास का ड्रग है? N2O। तो ये एक प्रकार का गैसियस एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, तो उस समय पेशेंट को सुंघाया जाता है। तो इनहेलेशनल एनास्थेटिक है, इनहेलेशनल एनास्थेटिक्स है, इनहेलेशनल एनास्थेटिक्स है। नाइट्रस ऑक्साइड इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स है। देखो जनरल एनेस्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन याद कर लो, टॉप 10 में आता है ये भी। एंटी हाइपरटेंसिव, जनरल एनेस्थेटिक, सीडेटिव, हिप्नोटिक, एंटी मलेरियल, एंटी टीबी, एंटी फंगल, ये सब इंपॉर्टेंट है जो टॉप 10 में आएंगे। भाई जनरल एनेस्थेटिक्स में आपके इनहेलेशनल आते हैं और इंट्रावेनस आते हैं।
इनहेलेशनल वो होता है जो इनहेल कराया जाता है रेस्पिरेटरी रूट से, जैसे गैसियस एनेस्थीसिया जो गैस फॉर्म में, नाइट्रस ऑक्साइड, यहीं से सवाल था। कुछ वोलेटाइल लिक्विड है। अच्छा, इनहेल कराने का तरीका क्या है, थोड़ा देसी है, देसी तरीका होता है। तो DECHI, DESHI, तो D फॉर डेस्फ्लूरेन, E फॉर ईथर, S फॉर सीवोफ्लूरेन, H फॉर हेलोथेन, I फॉर आइसोफ्लूरेन। तो ये देसी तरीका है इनहेल कराने का, ये समझ रहे हो बात को, देसी से आप याद रख लोगे वोलेटाइल लिक्विड। बाकी इंट्रावेनस में कुछ होते हैं फास्ट एक्टिंग, फास्ट एक्टिंग में थायोपेंटोन सोडियम, इथॉक्सिसोन सोडियम, प्रोपोफोल, एटोमिडेट रहते हैं। बेंजोडाइजापाइंस में पाम या लाम लगा रहता है, जैसे बेंजोडाइजिपाम, लोराजिपाम, मिडाजोलाम, जो स्लोअर एक्टिंग है। डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स से काफ़ी बार सवाल आया हुआ है, केटामाइन। डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स कौन सा है, केटामाइन। ओपॉइड में आपके फेंटानिल और रेमीफेंटानिल है। टॉप 10 में देखो, अभी मैं बता दे रहा हूँ जो अभी मैं जान रहा हूँ। एंटी हाइपरटेंसिव है, जनरल एनेस्थेटिक्स है, लोकल एनेस्थेटिक्स है, एंटी फंगल है, एंटी मलेरियल है, हिप्नोटिक सेडेटिव है, एंटी एपिलेप्टिक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा इसमें से करेक्टली मैच्ड है ना। विच पेयर इज करेक्टली मैच, प्रोपोफॉल इनहेलेशनल, हेलोथेन इंट्रावेनस, नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब कौन सा करेक्ट है। तो देखो प्रोपोफॉल इनहेलेशनल नहीं है, इनहेलेशनल देसी ट्रिक होता है, देसी। देखो देसी में कहीं पी आ रहा है, नहीं ना, हटाओ। इंट्रावेनस हेलोथेन कभी होगा नहीं, H फॉर हेलोथेन था तो इनहेलेशनल है। नाइट्रस ऑक्साइड यस इनहेलेशनल है। थायोपेंटोन जनरल एनेस्थेटिक्स है, इंट्रावेनस है, आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होता है एंड हो चुके हैं, हम भी थक के परेशान हो चुके हैं, आप लोग भी आई होप सुबह से पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे। तो हम लोग कल अभी आपका टॉप 10 क्लासिफिकेशन का सेशन रखने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं रख पाएंगे अभी सेशन, ठीक है ना। तो वो टॉप 10 का क्लासिफिकेशन का क्लास कल करा देंगे आप लोग को, क्योंकि हम भी गए हैं थक पूरी तरीके से, और वो क्लास में चाहिए हमको पूरी एनर्जी, है ना। क्योंकि अभी फिर थोड़ा 1-2 घंटा थोड़ा एनर्जी रीस्टोर करेंगे, तभी तो फिर शाम में 1 शॉट पढ़ाएंगे। हाँ चलो, हाँ थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिथिलेश सर ऑफिशियल से जुड़े रहिए, बने रहिए, अच्छे से 1 शॉट रिवीजन। रात के 10 बजे मेरी क्लास होती है इकोलॉजी की, उसको पढ़ते रहिए। थेरेप्टिक्स का भी टॉप 20 को रिवाइज करते रहिए, ऐसा नहीं खाली इकोलॉजी पढ़ना है, थेरेप्टिक्स भी पढ़ना है, क्योंकि थेरेप्टिक्स के लिए गैप नहीं है। तो अभी से पढ़ते रहो, अपना टॉप 20 वापस से पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो करा रहे हैं यहीं से सवाल आएगा। हजारों बच्चों को हमने पास कराया है लास्ट टाइम पर, अभी इस बार बारी आपकी है, आपको भी करवाएंगे, यकीन मानो, बस विश्वास बनाए रखना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।